चलो बच्चों, कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं जो हम लोगों ने अभी देखी थी। जैसे मोइस्ट I2 जो है वो आपका HiO3 में कन्वर्ट हो जाता था ओजोन की रिएक्शन से। ड्राई वाला कन्वर्ट हो जाता था किस चीज़ में? ये वाला कन्वर्ट हो जाता था I4O9 में, टेलिंग ऑफ मरकरी। Pb वाली रिएक्शन याद है। SO2 SO3 में कोई ऑक्सीजन नहीं निकालता। NO2 में जाता था, लास्ट में बताया था KOH वाली रिएक्शंस के साथ, KOH फिर ClO2 के साथ बताया था। आइट जो है वो 8 में चले जाते हैं। अस एसिड इक एसिड में चला जाता है, ये चीज मैंने नहीं बताई थी, तो अस एसिड इक एसिड में चला जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके साथ एक और चीज देखो, हमने आपको ये बताया था कि जब SO2 बनती है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाती है। अगर कोई एजेंट ऐसा दिखे जिसके सामने वो ऑक्सीडाइज हो सकती है, जैसे देखो SO2 है ना, दोनों काम कर सकती है क्योंकि मिड की ऑक्सीडेशन स्टेट में है +4 में, खुद ऑक्सीडाइज भी हो सकती है और रिड्यूस भी हो सकती है। अब देखो, यदि Cr2O7 है तो इसके अंदर क्रोमियम अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इससे ऊपर तो जा नहीं सकता, खुद ये नीचे आएगा और सामने वाले को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। सिमिलर चीज इसके साथ, सिमिलर चीज इसके साथ। लेकिन यहां देखो, अब यहां यदि ये ऑक्सीडाइज होती तो सामने वाले को रिड्यूस करती, लेकिन एक्स अब माइनस में तो और नीचे जा नहीं सकता। ठीक है, तो ये खुद रिड्यूस होगी और सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगी। सेम चीज इसके साथ, ये रिएक्शन याद है, वॉल्केनिक गैसेस H2S SO2 मिलकर कोलाइडल सल्फर, याद आया? ठीक है, यहां मैंने एक नोट और लिख दिया है। H2S गैस गैस कहीं पर निकल रही है, इसके बारे में एक मैंने नोट लिख दिया है कि H2S कहीं पर भी निकल रही होती है और वहां पर कोई फिल्टर पेपर आप लेकर आओ जो लेड एसीटेट से भीगा हुआ है, तो H2S इससे रिएक्शन करके PbS बनाती है। जनरली सल्फाइड जो होते हैं वो सबके सब ब्लैक कलर के होते हैं। ठीक है, तो यहां पर ब्लैक कलर के स्पॉट बन जाते हैं। ठीक है, चलो अब हम कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं इसमें सबसे पहले सल्फर के बारे में। देखो बच्चों, सल्फर, इसको भी मैं नोट करके लिखता हूं, नोट का सेकेंड पॉइंट। सल्फर अगर आप रूम टेम्परेचर पर देखो तो S8 का मॉलिक्यूल है। ठीक है, स्लिपरी लिक्विड होता है। S8 की जो यूनिटें हैं ना, वो आपकी एक दूसरे के ऊपर रोल करती रहती, तो क्लियर मोबिल लिक्विड होता है, मोबिल लिक्विड होता है। यदि आप इसको हीट करते हो, यदि आप इसको हीट करते हो तकरीबन में 190 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो ये S8 यूनिट जो है ना वो ब्रेक कर जाती है और आपस में जुड़ने लग जाती हैं, जिससे सॉल्यूशन के अंदर फोर्सेस क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। फोर्सेस बढ़ने पर जो इसकी विस्कोसिटी है वो आपकी क्या हो जाती है? इंक्रीज कर जाती है, फ्लूइड विस्कस हो जाता है। और ज्यादा हाई टेम्परेचर पर ले जाने पर ये आपका और छोटी डिस्क्रीट यूनिट में टूट जाती है S2 की फॉर्म में। और जैसे O2 होता है ना, वैसे ही S2 आपका कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि S2 आपका पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। ठीक है, अब हम यहां पर बात करते हैं किंग ऑफ केमिकल के बारे में, यानी H2SO4 की। ठीक है, तो H2SO4, इसके बारे में बात करते हैं कि H2SO4 बनाया कैसे जाता है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज के बारे में तो काफी कुछ हम जानते हैं कि यदि कॉन्सेंट्रेटेड का होगा तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर वाले से भी रिएक्ट कर जाएगा, नीचे वाले से। डाइल्यूट होगा तो सिर्फ ऊपर वाले से रिएक्ट करेगा। ये सारी चीजें मैंने पहले ही बता दी हैं आपको। ठीक है, तो इसका फॉर्मेशन जरा देखते हैं। इसके फॉर्मेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं सल्फाइड ओर। ठीक है, इस सल्फाइड ओर की हम करवाते हैं रोस्टिंग, इससे हमारी बनती है कौन सी गैस? SO2 गैस। सल्फाइड ओर लेते हैं, सल्फाइड ओर की हम करवाते हैं क्या? रोस्टिंग। रोस्टिंग से मिलती है SO2
और फिर इसकी रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, तब हमारा फॉर्मेशन होता है किसका, SO3 का। ये रिएक्शन रोस्टिंग के दौरान एक्सेस ऑफ एयर से ये चीज नहीं फॉर्म हो सकती, ठीक है ना। कारण क्या होता है कि अगर आप इसको एक्सेस ऑफ एयर में हीट करना चालू करोगे ना, तो ये पहले ब्रेक कर जाती है, इसलिए ये प्रोसेस हमको अलग से करानी पड़ती है कुछ कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में। ये जो प्रोसेस है, SO2 को O2 के साथ कंबाइन करके हम SO3 बना रहे हैं, इसका डेल्टा H जो है वो निगेटिव होता है, ठीक है। यहां पर इसके लिए हम कुछ कैटेलिस्ट यूज करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड के लिए दो प्रोसेस होती हैं, एक होती है लेड चैम्बर प्रोसेस और एक होती है कांटेक्ट प्रोसेस। लेड चैम्बर प्रोसेस और दूसरी होती है कांटेक्ट प्रोसेस। दोनों प्रोसेस में अंतर सिर्फ ये होता है, दोनों प्रोसेस में अंतर सिर्फ ये होता है कि इस स्टेप के लिए यूज्ड कैटेलिस्ट अलग अलग होते हैं। लेड चैम्बर प्रोसेस में यूज होता है NO एज ए कैटेलिस्ट और यहां यूज होता है V2O5 एज ए कैटेलिस्ट, ठीक। ये चीज फॉर्म हो जाती है। जब ये बन जाता है तो हम इस पर डायरेक्ट पानी नहीं मिलाते हैं, क्योंकि अगर आप इस पर डायरेक्ट पानी मिला दोगे तो नो डाउट H2SO4 बन जाएगा, लेकिन उसकी फ्यूम उड़ेंगी जो वहां के वर्कर्स के लिए काफी नुकसानदेह होंगी। H2SO4 की फ्यूम्स बाहर निकलेंगी जो काफी नुकसानदेह होती हैं वहां पर काम करने वाले वर्कर्स के लिए, इसलिए हम इसके अंदर ऐड करते हैं H2SO4 और इससे बनाते हैं ओलियम। H2H2O कितना हो जाएगा, 7। ठीक है ना, याद करो इन्हीं चीज को सल्फोनेशन में लिया जाता था। ये जब बन जाएगा तो आप इसको अलग कर लीजिए और इसके अंदर अब आप वाटर ऐड करिए। अब ऐड करो वाटर, अब कोई दिक्कत नहीं है। और H2SO4 का यूज अलग अलग जगह पर हमको रिक्वायर्ड कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 की अलग अलग होती है। जैसे कहीं कोई मेडिसिन बन रही है उसके लिए अलग कॉन्सेंट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, स्कूलों में लैब के अंदर प्रैक्टिकल हो रहा है, बच्चे उस प्रैक्टिकल को कर रहे हैं, उसके लिए कॉन्सेंट्रेशन अलग रिक्वायर्ड है। तो अपने अमाउंट, अपने हिसाब से डिजायर्ड अमाउंट का H2SO4 मिलाइए और जिस कॉन्सेंट्रेशन का H2O मिलाइए और जिस कॉन्सेंट्रेशन का H2SO4 चाहिए वो बना लीजिए, ठीक है। पानी मिलाने पर बॉन्ड टूट जाएगा और सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म का है तो आपका ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करता है और एज वेल एज इसका नेचर क्या है, ये आपका ड्राइंग एजेंट या डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। ये हाथ पर जब गिरता है ना तो टिश्यू के अंदर जो भी, स्किन के अंदर जो भी मॉइस्चर है ना वो एब्जॉर्व कर लेता है जिससे स्किन जल जाती है, ठीक है। इसके लिए यहां पर मैं इसकी डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह होने वाली रिएक्शन की कुछ यहां पर एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने ले लिया C6H12O6, इसके साथ एक रिएक्शन करवा देता हूं मैं, या मैं C12H22O11, ये आपके कार्बोहाइड्रेट हैं, ये लकड़ी के अंदर मौजूद रहते हैं, इसीलिए जब आप कोई पुरानी लैब में जाइए जहां पर H2SO4 की बोतल रखी हो तो आप देखेंगे जहां पर रखी रहती है ना वो काला काला हो जाता है, क्योंकि ये यहां से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। या मैंने इसकी रिएक्शन कराई इसके साथ, तो इन हर रिएक्शन में क्या करेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होगा, जितना है पानी सब उड़ा देगा और बना देगा कार्बन ब्लैक, सॉरी ब्लैक, ठीक है। प्लस H2O, कितने H2O, 6H2O हटा देगा। यहां पर 12C प्लस 11H2O हटा देगा। यहां देखो H2O हटा देगा
ठीक है। और ये चीजें जो हैं वो दो अलग अलग गैसेस को इवॉल्व कराती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना वो बर्न होता है ब्लू कलर की फ्लेम के साथ, बर्न विथ ब्लू कलर फ्लेम, ब्लू कलर की फ्लेम के साथ बर्न होता है। ठीक है। तो H2SO4 से रिलेटेड बाकी हम लोग ने कहानियां तो देख ही ली हैं कि कॉपर के साथ क्या रिएक्शन होगी, क्या डाइल्यूट वाला रिएक्ट करेगा, नहीं, क्या कॉन्सेंट्रेटेड वाला रिएक्ट करेगा, हाँ रिएक्ट कर जाएगा। तो इससे रिलेटेड काफी चीजें हम लोग ने पहले ही देख ली हैं। ऑक्सीडाइजिंग नेचर की तरह से बिहेव करने का मतलब भी हम लोग ने पहले देखा था कि H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो कर रहा है, मतलब H2O SO2 और नेसेंट ऑक्सीजन बाहर निकाल रहा है। याद आई रिएक्शन? ठीक है ना, कार्बन से रिएक्शन कराई थी नॉन मेटल के साथ। तो ये वाली चीज हम लोग ने पहले ही देख ली है, इसलिए यहां इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा, सल्फर के बारे में मुझे यहां पर एक चीज और बतानी थी, मैं यहां भूल गया, तो मैं इस जगह पर इसको ले लेता हूं। ठीक है। सल्फर आपका दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक है आपका रोम्बिक और दूसरा है मोनोक्लिनिक। रोम्बिक और मोनोक्लिनिक। ठीक है। यदि आप हाई टेम्परेचर 369 डिग्री पर बात करें, 639 डिग्री सेल्सियस है कि डिग्री केल्विन है? केल्विन है। केल्विन पर बात करें तो मोनोक्लिनिक जो है वो आपका, रोम्बिक जो है वो मोनोक्लिनिक में चेंज हो जाता है। दोनों आपकी S8 यूनिट ही है। दोनों इस फॉर्म को, रोम्बिक को बोलते हैं अल्फा फॉर्म, मोनोक्लिनिक को बोलते हैं बीटा फॉर्म। ज्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सी है? रोम्बिक जो है वो मोर स्टेबल फॉर्म है, ज्यादा स्टेबल फॉर्म है। ठीक है। जब इसको हीट करते हैं तो ये मोनोक्लिनिक में चेंज होता है। दोनों में यदि मैं बात करूं मेल्टिंग पॉइंट की, तो चूंकि हाई में बनता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट तो और हाई पर ही लाई कर रहा होगा, ऐसे सोचा जा सकता है। तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बीटा का ज्यादा होगा अल्फा की तुलना में। डेंसिटी के बारे में यदि सोचना है तो इसको ऐसे सोचा जा सकता है कि इसके मॉलिक्यूल पास पास होंगे, ये हाई टेम्परेचर पर बन रहा है, इसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे, तो इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, अल्फा की डेंसिटी ज्यादा होगी बीटा से। दोनों के दोनों आपके नॉन पोलर हैं तो सॉल्युबल होंगे CH2 के अंदर, सॉल्युबल इन CH2। ठीक है। तो ये एक चीज है बच्चों, इसको आप ऊपर ही ऐसे बादल में लिख लेना, फिर अपन आगे बात करते हैं। अच्छा, इधर H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट बन रहा है, यहां पर हम हीटिंग देख लेते हैं, हीटिंग ऑफ सल्फेट, हीटिंग ऑफ सल्फेट। ठीक है। तो जब आप सल्फेट को हीट करते हो, कहीं पर भी आपने मेटल सल्फेट लिया, मेटल का सल्फेट लिया, ठीक है, इसको हीट किया तो इससे बनेगा मेटल का ऑक्साइड प्लस SO3। SO3 आपका अल्फा बीटा गामा तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। और यदि आपने टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर लिया तो आपका ये भी चीज डिसोशिएट हो जाती है SO2 में और हाफ ऑफ O2 में। यहां हीटिंग मैंने ली है इन दो कारणों से। हमारे पास है CuSO4 डॉट 5H2O, जिसको बोला जाता है ब्लू विट्रॉल। इसकी हीटिंग देखनी है हम लोग को।
जब ये हीट करता है तो शुरुआती दौर में इसके अंदर से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं। फर्दर हीटिंग में कॉपर का ऑक्साइड बना, SO3 बना, और ज़्यादा हीट करने पर ये आपका, और ज़्यादा हीट समझ में आ रहा है, 800 से ज़्यादा हीट करने पर SO2 और हाफ ऑफ O2 निकालती है। इसी तरह की एक सिमिलर रिएक्शन है जो इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, और वो है आपकी ग्रीन विट्रॉल की, यानी FeSO4.7H2। इसकी हीटिंग इंपॉर्टेंट है। जब आप इसको हीट करते हो तो पहले वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो भी है वो बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। इसको और ज़्यादा, तकरीबन में 350 डिग्री के आसपास एयर की प्रेजेंस में हीट किया जाता है ना, तो Fe अपनी स्टेबल फॉर्म में जाता है और बनाता है Fe2O3, यानी फेरस कन्वर्ट हो गया है फेरिक के अंदर। और ये अपने आप में सल्फेट की हीटिंग के दौरान ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर दोनों एसिडिक गैसेस बाहर निकलती हैं, इसलिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। फर्दर तोड़ोगे और आगे तो SO2 फर्दर टूटेगी, लेकिन ये जो पॉइंट है ना कि सल्फेट की हीटिंग में यहां पर दो एसिडिक गैसेस बाहर निकल रही हैं, जो डायरेक्ट इंडिकेट करेगा कि ये जो आपकी चीज है वो आपका है ग्रीन विट्रॉल, ठीक है। ऐसी एक हीटिंग और है, उसको भी यहीं समझ लेते हैं। और जो हमारी आती है एस ब्लॉक के अंदर, यानी जिप्सम की हीटिंग, CaSO4.2H2O, ठीक है। इसको हीट करते हैं जब 120 डिग्री सेल्सियस पर, तो इसके अंदर बनता है पहले CaSO4.हाफ H2O, जिसको हम बोलते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और ज़्यादा, तकरीबन में 200 पर हीट करने पर ये सारे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बाहर निकल जाते हैं और बनता है CaSO4, जिसको हम डेड प्लास्टर बोलते हैं, ठीक है। ये आपका जिप्सम है। एक बात मैं यहां और बता दूं, जिप्सम को आप सीमेंट में मिलाते हो, इसको 2 to 5% हम सीमेंट के अंदर मिलाते हैं, जो क्या करता है, जो आपका सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है। सेटिंग टाइम मतलब सीमेंट जो सेट होता है ना, उसके सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है ताकि वो अच्छी तरह से सेट हो सके। तो जिप्सम मिलाते हैं जिसके कारण वो सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है, सीमेंट जब सेट होने वाला होता है तब, ठीक है। तो ये सल्फेट से रिलेटेड जानकारी थी, और यहां पर इन सारी चीजों से रिलेटेड। अच्छा, अब मैं यहां पर आपको एक चीज और सिखाऊं, अभी ज्यादा नहीं बना है, थोड़ा सा टाइम बचा है। यहां मैं आपको बताऊं कि रूल फॉर, अब आपने काफी ज्यादा चीजें देख ली, तो हम ऑक्सी एसिड को ड्रॉ करने के कुछ रूल बता देते हैं, जनरल रूल फॉर ड्रॉइंग ऑक्सी एसिड। देखो बच्चों, पहले ऑक्सी एसिड समझ में आता है क्या है, जिसके अंदर H हो, O हो और कुछ नॉन मेटल, ठीक है। इसमें जो रूल हम बता रहे हैं उसमें सबसे पहला रूल ये है कि नंबर ऑफ H इक्वल टू, आप जितने H है ना उतने OH ग्रुप मान लेना, इक्वल टू नंबर ऑफ OH ग्रुप, ठीक है। लेकिन यहां पर तुरंत एक चीज याद रखना, ये चीज फॉलो नहीं होगी, नंबर ऑफ H इक्वल टू OH ग्रुप, नॉट फॉर, नॉट फॉर पी ऑक्सी एसिड। पी ऑक्सी एसिड के अंदर तो आपको स्केलेटन
पता ही चल गया है, पी डबल बॉन्ड ओ ऐसा ऐसा ऐसा, और 3 ही ऑक्सी एसिड हैं, उनके बारे में जानकारियां अपने को पहले पता है। ठीक है, पहला पॉइंट जो है जो ध्यान रखना है ऑक्सी एसिड को बनाने के लिए। दूसरा पॉइंट, अगर आपने ऑक्सी एसिड ड्रॉ किया, ठीक है, तो उसमें चेक करने के लिए कि आपने सही ऑक्सी एसिड ड्रॉ किया है नहीं ड्रॉ किया है। अगर ऑक्सी एसिड में जो नॉन मेटल है वो सेकेंड पीरियड का है, ठीक है, तो उसके ऑक्सी एसिड का जो सेंट्रल एटम है ना, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 आना चाहिए। और यदि वो थर्ड पीरियड का है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आना चाहिए। ठीक, तो ये तो पहले तो एक बेसिक आइडिया ये आपके दिमाग में होना चाहिए स्ट्रक्चर बनाते वक्त। ठीक है, अगला जो आइडिया होना चाहिए, पहली तो ये चीज होनी चाहिए, ए पॉइंट ये होना चाहिए, लेकिन इससे ये बाहर है। अगला पॉइंट, बी पॉइंट क्या होना चाहिए ऑक्सी एसिड बनाने के लिए? ये होना चाहिए कि यदि आपका ऑक्सी एसिड ऐसा है, मान लो HNX2O टाइप का ऐसा कुछ है, ठीक है, आप इसके अंदर सेंटर वाले की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। ठीक है, इफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्स जो है वो मैक्सिमम से कम है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप से पता चल जाएगा कि मैक्सिमम इतनी होनी है, ठीक है ना, उससे कम आ रही है तो आप ये समझ लीजिएगा कि यहां पर x और x के बीच का बॉन्ड है, तो पहले x और x के बीच का बॉन्ड बनाना, ठीक है, फिर हर साइड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ये चीज। दूसरी चीज, अगर आपने x ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ x, ठीक है, और ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इक्वल आ गई मैक्स ऑक्सीडेशन स्टेट के, तो आप ये समझ लीजिएगा कि यहां पर आपको बनाना है कौन सा बॉन्ड, एक्स ओ एक्स का बॉन्ड, और फिर से दोनों साइड में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर देना। ठीक, तीसरी बात, तीसरी बात, यदि आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट, यदि ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से ज्यादा आ जाए, यदि ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से ज्यादा आ जाए तो क्या करोगे, तो आप ये समझ लेना यहां पर आपको जो बॉन्ड बनाना है वो आपको बीच में इंसर्ट कर देनी है एक परॉक्सी लिंकेज। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, एक चीज और देख लो यहीं पर ही, यदि आपका जो ऑक्सी एसिड है, ठीक है, उस ऑक्सी एसिड में कोई कॉमन इंटीजर बाहर निकल जाए, यानी जैसे ऐसा हो XM HM कुछ M और OMMN ऐसे टाइप का हो, जिससे आप कोई कॉमन इंटीजर बाहर निकाल सको, HXON और m की वैल्यू 3 से बड़ी या 3 के बराबर हो, तो आप समझ लीजिएगा आपको कैसा ऑक्सी एसिड बनाना है, आपको बनाना है साइक्लिक फॉर्म। ठीक है ना, तो आपको बनाना है साइक्लिक फॉर्म। ये है कुछ जनरल रूल। जैसे अब एक काम करो, यहां मैंने कुछ स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं, इनको जरा बनाओ, ये सब तो बना ही सकते हो, यहां जरा इसको सोचो कि इसके अंदर क्या होगा। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बोरॉन है, कितनी होनी चाहिए, 3। सोचो जरा किस टाइप के स्ट्रक्चर आ रहे होंगे। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको बताऊं, एक तो मैं इसका बता देता हूं। ठीक है, यहां पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2 2x और -10 इक्वल टू 0, यानी 2x बराबर कितना आ गया 8, यानी x बराबर कितना आ गया 4। x बराबर 4, इसका मतलब
यहां जो ज्वाइनिंग होगी वो आपकी एस और एस के बीच में होगी, लेकिन ये एक एक्सेप्शन हुआ करता था। इसके अंदर हम पहले सोच रहे थे कि जितने ओ हैं उनको हर तरफ से डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ओ एच लगाया इधर, ओ एच लगाया इधर, ठीक है। और इसके बाद हमने सोचा कि लाओ अब इधर लगा दें डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ। बीच में ओ नहीं लगाया हमने। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि बीच में ओ लगा देते तो दोनों एच का एसिडिक स्ट्रेंथ कैसी हो जाती? बराबर। ऐसा यहां नहीं होता है। ये है इसका स्ट्रक्चर। याद आया? ये चीज पहले बताई थी कि ये वाला कम एसिडिक है, ये वाला ज्यादा एसिडिक है। अब बनाने का तरीका समझ में आ गया। एस एस के बीच में लिंकेज, ओ एच एसिडिक वाले अलग अलग जोड़ दो अलग अलग टर्मिनल पर, और जो है वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट कर दो। सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट किया, लेकिन एक बचा रहा, उसको यहां कर दिया। ठीक, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। आप जरा बाकियों के ट्राई करो। मैं अच्छा और कुछ बता देता हूं, चलो। जैसे मैं यहां बात करता हूं किसके बारे में? चलो मैं, ये तो पता ही है। हम्म, ये वाला देखो, यहां कॉमन इंटीजर निकल रहा है, 3 बाहर हो जाएगा। यहां पर कॉमन इंटीजर निकल रहा है, इसका मतलब 3 कॉमन इंटीजर निकल गया, मतलब HPO3। इसका मतलब 3 मेंबर का यहां पर 3 इस यूनिटों को आपको कंबाइन करना है। इसके अंदर यदि आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो, +3 + 3x -18 = 0, यानी ये आ गया कितना? 5। यानी x की वैल्यू क्या आ गई? 5। ये आपकी मैक्सिमम के बराबर है, यानी जो साइक्लिक में लिंकेज आएंगी वो PO ऐसी लिंकेज आएंगी। ठीक है, अब याद आ गया होगा आपको। डबल बॉन्ड और इधर क्या आ गया? OH, डबल बॉन्ड OH। तो ये एक यूनिट आ गई HPO3 की। इसी तरह से डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड OH। ठीक है, यहां इन स्ट्रक्चर को देख लो। ये वाले वो वाले कंपाउंड हैं जिसके अंदर SS की लिंकेज होती थी, याद है? इसके अंदर SSS की लिंकेज होती थी। जरा ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकाल लेते हैं। इधर कितनी है, लेकिन इसमें क्या निकालना ऑक्सीडेशन स्टेट? यहां तो SS की लिंकेज हमको पता ही है। ठीक है, तो इसमें हमने SSS 3 लिंकेज बना दी, OH जोड़ दिया, OH जोड़ दिया, और अब सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 1 2, कितने डिस्ट्रीब्यूट करने? 4 को ना। डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। सिमिलरली इधर आ जाओ, इसमें आपका एस 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 4 हैं। ओ एच को इधर लगा दो, ओ एच को इधर लगा दो, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर दो। अब जो बचे हैं ना, वो जल्दी से आप ट्राई करो, और ये सवाल आया था, इसको भी जरा सा आप ट्राई करो, मुझे बताओ क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह से अपना निपट गया पी ब्लॉक। ठीक, अब इसके अंदर देखते हैं, शायद मैं चालू करूं कोऑर्डिनेशन।